अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हमारा प्लान है कि हम लैपटॉप्स पे ना एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि हार्ड क्या होती है, एसएसडी क्या होती है, रैम क्या होती है, इनमें स्पीड क्या है, प्रोसेसर, कोर्स, जनरेशंस, थ्रेड्स, इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जीपीयू की टाइप्स को भी कवर करने वाले हैं एंड मोस्ट ज़रूरी चीज़ मतलब हाउ टू बाय अ लैपटॉप का हिस्सा भी हम कवर करेंगे कि लैपटॉप ख़रीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, लैपटॉप में क्या क्या चेक करना चाहिए अगर आप सेकेंड हैंड लैपटॉप को परचेज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी लैपटॉप को परचेज़ करने से पहले या किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने से पहले, ये हर चीज़ पे वैलिड है। क्या सबसे पहले तो आपने देख लिया बंदा नस्ली हो सामने बैठा हो, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मतलब अगर कोई आपको 7 दिन की वारंटी दे रहा है, कोई आपको 10 दिन की वारंटी दे रहा है, कोई 3 दिन की दे रहा है, कोई 15 दिन, कोई हमारी तरह 30 दिन की वारंटी दे रहा है, तो हर एक का अपना वारंटी ड्यूरेशन रहता है या वारंटी ड्यूरेशन जितना भी हो सब चल जाता है। लेकिन अगर बंदा आपको जेन्युइन वारंटी क्लेम करने वाला मिल जाए सामने वाला, अगर उसने 7 दिन की वारंटी में भी क्लेम नहीं करना तो वो 30 दिन की भी देगी, उसमें कुछ नहीं क्लेम करने वाला बंदा। तो वारंटी ज़रूरी है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी वारंटी, अपनी शॉप की वारंटी बता देता हूँ कि हम लैपटॉप के साथ क्या वारंटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे हर लैपटॉप के साथ 30 दिन की वारंटी होती है, जिसमें बेसिक हार्डवेयर, कुछ बेसिक चीज़ें, ऐसा एक्सटर्नल हार्डवेयर जो कस्टमर एंड पे डैमेज हो सकता है, हम वो ऑन स्पॉट चेक करवा के देते हैं। तो उसमें जो टेस्टिंग वाली चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने हर कस्टमर को कैमरा चेक करवा देना, कैमरे के अलावा हमने स्क्रीन चेक करवा देनी है इसकी कि स्क्रीन सारी सही है, कोई दाग वगैरह तो नहीं है। और उसके अलावा कीबोर्ड टेस्ट करवा देंगे, हम ट्रैक पर टेस्ट करा देंगे, यूएसबी पोर्ट्स है तो वो चेक करवा देंगे। और बाकी देने से पहले स्पेक्स ज़रूर दिखा देंगे कि यार इसमें ये स्पेक्स लगी हुई हैं और इन स्पेक्स के साथ ही हमारी कमिटमेंट है, ठीक है। ये वो बेसिक हार्डवेयर है जो हम ऑन स्पॉट चेक करवा के देते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे दब आना या कीबोर्ड ट्रैक पैड में पानी गिर जाना आम सी बात है। इवन कि हम स्पीकर्स जो से हैं वो भी ऑन स्पॉट ही चेक करवा के देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बाद में वीएलसी प्लेयर, वॉल्यूम बूस्टर वगैरह चलाने से फट जाते हैं स्पीकर भी। अब अगर इसकी कैपेसिटी 100% है, 200% का लोड डालोगे तो स्पीकर ने तो फटना ही फटना है। मार्केट में ऐसे भी दुकानदार हैं जो स्पीकर्स की भी वारंटी देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में स्पीकर की वारंटी नहीं दी जाती, लेकिन भाई हमारी वारंटी के सिनेरियो में हम नहीं देते। और अगर जो देते भी है ना, उनके पास आप बाद में जब फटा हुआ स्पीकर लेके चले जाएंगे, उन्होंने क्लेम थोड़ी ना करना है, क्योंकि वो उन्होंने यही कहना है यार जब दिया था तब तो हमने सॉन्ग आपको प्ले करके चेक कराए थे, तब तो स्पीकर सही था। वो यही केस सिनेरियो होता है, क्योंकि अक्सर सॉफ्टवेयर वगैरह जो उनसा है उसकी वजह से ख़राब हो जाता है स्पीकर, वरना स्पीकर जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं होती है। तो ये थी बेसिक वारंटी। अब बाकी वारंटी जो सी है हमारी बड़ी सिंपल सी है। जो चीज़ें मैंने चेक करवा दी हैं उसके अलावा बाकी हर चीज़ 30 दिन की वारंटी का ऐसा है। जैसे अब ऑन स्पॉट आप प्रोसेसर तो नहीं दे सकते कि हीट कर रहा है, हैंग कर रहा है, स्टक कर रहा है, क्रैश कर रहा है, क्या कर रहा है। ये ऐसी चीज़ें जो ऑन स्पॉट आप बगैर लोड डाले तो पता भी नहीं लगता इन चीज़ों का। यार 30 दिन की वारंटी आपके पास है, जैसे मर्जी लोड डाल के चेक करो। ओवर हीट करना, हैंग करना, ये सब कुछ क्लेमेबल है। बैटरी सही बैकअप नहीं दे रही है, 1 घंटे से कम बैकअप देती है, ये बैटरी ड्रॉप का इशू करती है, वो चीज़ें भी वारंटी में कवर्ड है। मार्केट में इस चीज़ की भी वारंटी नहीं दे देती। हर कोई कहता है कि यार 1 घंटा मल्टीमीडिया पे वारंटी है, हमारी भी वही है भाई, ठीक है। लेकिन वो इस चीज़ को क्लेम नहीं करते जो सा बैटरी ड्रॉप इशू आता है। ये बड़ा कॉमन इशू है। लैपटॉप काफ़ी वक्त बंद पड़े रहने की वजह से अक्सर क्या होता है कि बैटरी 100 से 40 तक सही है, ये 3 घंटे लगे उसको 100 से 40 तक आने में, और 40 से आते ही सीधा 7% 6% पर ड्रॉप कर जाए। तो इस चीज़ की भी हम वारंटी प्रोवाइड करते हैं हर लैपटॉप के साथ। तो ये हमारे यूज़ लैपटॉप की कमिटमेंट है, जो कि बड़ी सिंपल सी है। वारंटी सिंपल सी है, जो चीज़ें चेक कराई हैं बाकी चीज़ें वारंटी हैं 30 दिन तक। आखिरी दिन में भी वारंटी लाएंगे, आखिरी दिन पे भी वारंटी क्लेम हो जाएगी। और इसमें जो सा 30 दिन की वारंटी में इसमें जला सड़ा टूटा पानी में डूबा कोई क्लेम नहीं हो सकता इसका, क्योंकि ये चीज़ें जो सी हैं ये फिज़िकल डैमेज में काउंट होती हैं। तो ये तो होगी वारंटी की डिटेल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लैपटॉप चेक करने को हम बिल्कुल लास्ट पे जाके कवर करने वाले हैं। पहले आपको लैपटॉप के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो लैपटॉप में जो सबसे पहले हम चलते हैं इस लैपटॉप की हार्ड और एसएसडी की तरफ। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन चीज़ है कि यार ये एसएसडी क्या चीज़ है, हार्ड ड्राइव क्या चीज़ है, यार ये बड़ी स्टोरेज लेनी चाहिए या फिर ये फास्टर स्टोरेज लेनी चाहिए। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, दोनों का अलग अलग काम होता है। अब हार्ड ड्राइव ओल्ड टेक्नोलॉजी है, ये पुराने वक्त से आती आ रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे हाथ में इस वक्त एक 500 GB की हार्ड ड्राइव है, बोलते मैं सीधी करके दिखा दूँ। ये 500 GB की हार्ड ड्राइव है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है 500 GB। और हार्ड ड्राइव की पहचान बड़ी सिंपल सी, अगर मैं इसको रोटेट करके आपको दिखाऊँ तो आप गौर से देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये एक PCB बोर्ड लगा हुआ है, जैसे मदर बोर्ड नहीं होता उस टाइप का आपको इसमें बोर्ड ऑलवेज नज़र आएगा, और दरमियान में ये आपको ये गोल एक मोटर सी लगी हुई नज़र आ जाती है। तो ये हार्ड ड्राइव होती है। हार्ड ड्राइव के अंदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसमें डिस्क रोटेट करती है, बारीक सी नीडल उससे डेटा रीड किया जाता है।
तो ये हो जाती है हार्ड ड्राइव। अब हार्ड ड्राइव के बाद हमारे पास जो सी अगली चीज़ है वो है हमारे पास SSD, और ये लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट चीज़ आती है। अब ये देख सकते हैं 240 GB की ये मेरे हाथ में एक SSD पड़ी हुई है, जो कि क्रूशियल कंपनी की तरफ से गेमिंग SSD में काउंट आती है। ठीक है, तो ये क्रूशियल सीरीज़ की मेरे पास SSD है, और ये 240 GB। इसके अंदर मूविंग पार्ट्स कोई नहीं है, इसके अंदर सिलिकॉन बेस्ड चिप्स लगी हुई है जो सी डेटा रीड एंड राइट करती हैं। अब हार्ड ड्राइव के अंदर ऑफ कोर्स मूविंग पार्ट्स हैं, तो नीडल है, कभी कभी वो डिस्क के ऊपर स्क्रैच वगैरह डाल देती है, या फिर इसमें मैग्नेट्स है जो उनसे आसपास कोई और मैग्नेट रखने से स्लो हो जाते हैं ये, और ये जो चीज़ है ये गिरने से ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं, बड़े प्रिसाइज फिटिंग के साथ आते हैं, और इसको हल्का सा झटका लगे तो ये डैमेज भी हो जाती है। जबकि SSD के सिनेरियो में SSD को मैं जहाँ मर्जी से मतलब चौथी मंजिल से भी फेंक दूँगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसके शायद किसी किनारे पर डेंट पड़े, ख़राब नहीं होती भी। ये SSD की टेक्नोलॉजी है। और बाकी बात कर ली जाए इस मॉडल के प्राइसेस की, तो हार्ड ड्राइव जो सी है वो आज के रेट के हिसाब से 500 GB की जो सी हार्ड ड्राइव है वो 2500 रुपये की, मतलब आपको 500 GB की स्टोरेज हार्ड ड्राइव में सिर्फ और सिर्फ 2500 के प्राइस टैग में नज़र आ जाती है। जबकि SSD के सिनेरियो में 500 GB स्टोरेज 9500 की है। तो ये 9500 में आपको 500 GB स्टोरेज मिलती है। इवन कि इसका जो सा 128 GB वाला मॉड्यूल है ये बने, तो आप ये देख सकते हैं ये 128 GB की जो मेरे हाथ में SSD पड़ी है ना, इवन के 128 GB की SSD जो सी है वो आपको 3000 की मिलती है। तो ये 3000 की 128 GB SSD है, ये 500 GB की हार्ड ड्राइव जो सी है ये सिर्फ और सिर्फ 2500 में मिल जाती है। और बाकी स्पीड डिफरेंस की बात कर ली जाए तो हार्ड ड्राइव जो सी है ना, हार्ड ड्राइव की स्पीड जो सी आती है वो 104 MB/s मैक्सिमम स्पीड है, जो कि आपको नॉर्मल लैपटॉप ग्रेड हार्ड ड्राइव नज़र आ जाती है। मैं PC वाली हार्ड ड्राइव की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे हम लैपटॉप वाली हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं। PC वाली थोड़ी सी और भी फास्ट होती है, लेकिन ये 104 MB/s की मैक्सिमम स्पीड सपोर्ट करती है, जबकि ये वाली इसकी मिनिमम स्पीड जो कम से कम भी निकलती है ना वो 450 निकलती है। अभी 104 वर्सेस 450 MB स्पीड, और ये 550 के दरमियान रहती है 2.5 SATA SSD की और भी जनरेशन है, उनको भी हम बाद में कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं पहले आपको सिर्फ इनका जस्ट फॉर द सेक कंपैरिजन बता दूं कि अगर किसी लैपटॉप में ये हार्ड ड्राइव लगी है और इसके अंदर आपकी मेन विंडोज़ इंस्टॉल है, तो विंडोज़ जो सी है ना आपका ऑन आने में अगर 1.5-2 मिनट लेती है, 2.5 मिनट भी इवन ले जाती है, तो उसी लैपटॉप में सेम प्रोसेसर और कुछ भी चेंज किए बगैर रैम इंक्रीज़ किए अगर आप जस्ट इसको लगा लेते हैं इस SSD वाली टेक्नोलॉजी को, तो SSD जो सी है ये आपके लैपटॉप को तकरीबन 30-32 सेकंड में 25 सेकंड में इसके राउंड अबाउट ऑन कर देगी आपके लैपटॉप को। मतलब ये इतना फ़र्क डालती है। SSD 10 टाइम फास्टर है एज़ कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव, और हार्ड ड्राइव ओल्ड टेक्नोलॉजी है। और जैसे मैंने कहा कि दोनों की अपनी अपनी जगह है, तो यह हार्ड ड्राइव कुछ लैपटॉप होते हैं जिसमें SSD भी लग जाती है, हार्ड ड्राइव भी लग जाती है, दोनों एट अ टाइम में। तो वो यूज़र्स जो उनसे कहते हैं कि यार SSD के साथ हार्ड ड्राइव भी मिल जाए, ताकि मैं SSD के अंदर अपनी विंडोज़ इंस्टॉल कर लूँ, विंडोज़ जल्दी ओपन हो जाए, SSD के अंदर अपने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूँ, वो सॉफ्टवेयर जल्दी ओपन हो जाए। लेकिन यार मेरा डेटा बहुत ज़्यादा होता है बैकअप करने के लिए, तो वो ऐसे लैपटॉप पिक कर लें जिसके अंदर SSD के साथ हार्ड ड्राइव लग जाती है। तो हार्ड ड्राइव लगाने से आपको एडिशनल स्टोरेज भी मिल जाएगी, और SSD से आपका लैपटॉप भी फास्ट का फास्ट रहेगा। तो ये चीज़ें इस तरह से बन जाती है। बाकी हार्ड ड्राइव तो ये नहीं मेरे हाथ में, और ये मेरे पास डिफरेंट हार्ड ड्राइव्स हैं। हम SSD की तरफ चलें तो SSD में भी डिफरेंट जनरेशन आ जाती है। SSD की मैक्सिमम स्पीड ये नहीं है जो सी मैंने आपको 400-450 बता दी है, मतलब 450 से मैंने 500 बताई है। तो उसके अलावा SSD में भी डिफरेंट जनरेशन है। जैसे कि मेरे पास इस वक्त ये है, एक इसको कहते हैं M1 कार्ड। M1 कार्ड किसी भी लैपटॉप में लगा, आप इजीली देख के पहचान सकते हैं कि M1 कार्ड कैसा दिखता है। M1 कार्ड जिनसे है इसके आप ये देख सकते हैं 1 और 2 नीचे पेज लगने की जगह होगी, दरमियान में एक सिंगल कट नज़र आ जाएगा। और इसके ऊपर ये देखें, ये कोने के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है M SATA भी लिखा हुआ है। तो ये 256 GB का कार्ड है। अब ये भी ये 240 है, ये 256 है। अब ये देख सकते हैं कि ये दोनों SSD हैं। ये दोनों SSD की स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है भाई, बस इसको श्रिंक कर दिया गया। इस SSD को श्रिंक करके इस कार्ड की फॉर्म में ले आए हैं, जगह कम लगेगी, कम जगह पे कवरेज हो जाती है, स्पीड का फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। लेकिन M1 कार्ड जिनसे है वो कुछ मॉडल्स में लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ जाता है, ठीक है। बाकी जनरेशन पे भी हम अभी बात करेंगे। सेकंड M1 कार्ड के बाद जो हमारे पास न्यू चीज़ आ जाती है वो M.2 है। मैं ये भी 2 कार्ड दिखा देता हूँ। ये M.2 है, इसको भी आप इजीली देख के पहचान सकते हैं। M.2 कार्ड की जो सी आप देख सकते हैं कि ये नीचे एक पेज लगाने की जगह नज़र आएगी मिडल में इसके,
और आप ऊपर देखेंगे तो आपको डबल कट वाली पोर्ट नज़र आएगी लैपटॉप में लगने के लिए। तो इसको कहते हैं M.2। इसको भी आप देख के पहचान लें, डबल कट और नीचे एक सिंगल पेज, ये इसकी पहचान है। किसी लैपटॉप में लगा हो तो आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि यार ये M.2 लगा हुआ है, ठीक है। तो ये M.2 SSD है। इसकी स्पीड इस वाली से थोड़ी सी फास्ट हो रहती है भाई, क्योंकि ये 700 MB/s एवरेज स्पीड देता है और 1100-1200 MB/s तक की इसमें से स्पीड निकल आती है, डिपेंडिंग अपॉन मॉडल, कौन सी कंपनी का लगा है, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट स्पीड आती है डिपेंडिंग अपॉन जनरेशन है। तो ये मिल जाता है आपको M.2 SSD और कॉस्टिंग इसकी भी सेम है। इसकी कॉस्टिंग इस SSD से ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप सेम ही जेन में रखें इनकी। M.2 है। M.2 के बाद हमारी जो सी नेक्स्ट चीज़ आ जाती है उसको कहते हैं NVMe। ये एग्जैक्ट M.2 की तरह दिखती है। इसमें भी नीचे जो सा है एक सिंगल पेज लगाने की जगह नज़र आ रही होगी आपको, लेकिन ऊपर डबल कट की जगह सिंगल कट डिज़ाइन में आ जाता है। ये सिंगल कट है और ये और भी ज़्यादा फास्ट है। जहाँ M.2 की स्पीड 750, 1100-1200 के पास रहती थी, इसकी जो सी है 2200-2500 ये नॉर्मल स्पीड है इसकी, ठीक है। और अच्छी स्पीड वाले जो से हैं वो 3200 MB/s तक की भी स्पीड पे जाते हैं, 3500 भी मिल जाता है। इवन इससे हायर PC में लग जाती हैं, लेकिन लैपटॉप में इससे हायर जो सी है वो नहीं आती हैं, क्योंकि लैपटॉप के पोर्ट्स इससे ज़्यादा कनेक्टर ज़्यादातर सपोर्ट करते भी नहीं है लैपटॉप्स। तो ये मिल जाती हैं डिफरेंट ब्रांड्स में हैं, ये भी NVMe है। और आगे मैं चलता हूँ इन्हीं की एक और फॉर्म दिखाने के लिए, जैसे कि ये मैंने अभी आपको दिखाया था M.2 रेगुलर साइज़, और ये साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ M.2 मिनी। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ कम है उन लैपटॉप्स के लिए जिनमें ज़्यादा कम जगह अवेलेबल है। इसकी लेंथ ज़रूर कम है, लेकिन ये दोनों सेम चीज़ है, सेम टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं और परफॉर्मेंस भी इसमें आपको आइडेंटिकल देखने को मिलने वाली है। बस आपने कहीं पर देख के ये इसको देख के घबरा नहीं जाना कि यार ये दुकानदार इतना छोटा कार्ड लगा के दे रहा है, कितने बिचों बचाते नहीं रहा कुछ वो चक्कर नहीं है। मैंने बस ये इस वजह से दिखाया कि इसका मिनी वेरिएंट भी आता है M.2 का, और इसी तरह से NVMe का मिनी वेरिएंट तो और भी छोटा है ना, क्योंकि ये रहा NVMe फुल साइज़ और NVMe मिनी। मैं साइड बाय साइड रख कर दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास है, बल्कि मैं ग्रीन वाली रखता हूँ, टेबल पे ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगी। ये है हमारे पास NVMe फुल साइज़, ये है NVMe मिनी, और ये आप देख सकते हैं कि M.2। तो इनकी लेंथ का फ़र्क देख लें, आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा। ये भी सिंगल कट में आती है, NVMe आती है, ठीक है। अब ये तो होगी है हमारी SSD। अब बात करते हैं कि यार ये सारी चीज़ें किस लैपटॉप में किस जनरेशन में लगती है। ऑफ कोर्स मैं जनरेशन को आगे जाके कवर करने वाला हूँ कि जनरेशन की कैसे पहचान करना है, लेकिन फॉर द रेफरेंस बता देता हूँ कि ये हार्ड ड्राइव जो सी है ना, ये भी Core 2 Duo के ज़माने से सन 2008-7 और उससे पहले वाले लैपटॉप में भी आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा पुराना वर्जन उधर आता था। ID हार्ड आती थी, ये SATA हार्ड है। SATA इस कनेक्टर को कहते हैं जो सा ये आपको ये दिख रहा है ना, इस कनेक्टर का नाम SATA है, ठीक है। तो वैसे ये आपको SATA हार्ड जो सी है ये नज़र आ जाती है। ये Core 2 Duo से लेके अभी इवन कि ये हमारे पास डब्बा बैग लैपटॉप 11 और 12 जनरेशन में भी लगी हुई हैं। तो मतलब ये अभी तक चल रही है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सी ख़त्म हो गई है। ये अभी भी डब्बा बैग लैपटॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एज अ मेन डिवाइस भी लगी हुई आती है। ऑफ कोर्स वो लैपटॉप डब्बे से निकलते स्लो फील हो रहे होते तो हम SSD का अपग्रेड वगैरह उस पर कर देते हैं, चीज़ दूसरी लगा देते हैं, लेकिन काम हो जाता है। तो ये हार्ड ड्राइव है, ये हर जनरेशन में ऑलमोस्ट आपको नज़र आ जाती है। जो ज़्यादा स्लिम लैपटॉप है उसके अंदर तो ऑफ कोर्स इसकी जगह नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ी जगह कंज्यूम करती है। और नेक्स्ट चलते हैं हम SSD की तरफ। तो जो सी ये SATA SSD है, जैसे ये है या ये है, ये दोनों SSD जो सी है जिस लैपटॉप में हार्ड की जगह अवेलेबल है उसके अंदर आप इसे SSD का अपग्रेड ईजिली कर सकते हैं। हार्ड वाली जगह पे SSD लग जाती है, तो ये आपको जो सा लैपटॉप में नज़र आ जाती है। अगर कोई आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन के लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, तो थर्ड जनरेशन तक जो अगर उसमें कोई SSD लगी है तो वो ये SATA वाली फॉर्म की लगी होगी। और उसके अलावा ये 7, 8, 9, 10 जनरेशन, 11 जनरेशन सब में कैपेबल है। ये नहीं कि इसकी आगे सपोर्ट ख़त्म हो गई है, बस स्लिम वाले लैपटॉप में इसकी भी जगह नहीं होती है। तो ये है 2.5 SATA SSD। इसकी भी मैंने आपको जनरेशन्स का बता दिया। और चलते हैं नेक्स्ट जो सा मैंने बताया था M1 कार्ड। तो इसका मैंने बताया था कि ये कम जनरेशन में लगता है। ये दरअसल लगता है 4थी जनरेशन, 5वीं जनरेशन, और ये सिर्फ इन 2 में लगता है। इनके भी कुछ मॉडल्स में, सारे लैपटॉप्स में इसको अडॉप्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये नया आया था, इसको कम चला है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है और ये लग जाता है। और ये 3री 4थी जनरेशन में नज़र आएगा। जनरेशन को ऑफ कोर्स मैं देखना बता दूंगा आपको, ताकि पता लग जाए कि इस वाले में कौन सी जनरेशन की SSD निकल सकती है। तो बाकी फिर M.2 की बात करें तो M.2 जो सा है ये 4th जनरेशन के लैपटॉप से शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो ये चौथी जनरेशन के लैपटॉप में लग जाता है। उसके बाद ये भी जो सा है अप टू 11 जनरेशन ईजीली कैपेबल है, सबके साथ लग जाता है। 12 में नहीं लगता वैसे, लेकिन 11 जनरेशन तक M.2 ईजीली कैपेबल है, किसी भी लैपटॉप में लगा सकते हैं अगर उसके बोर्ड के ऊपर पोर्ट अवेलेबल है इसको लगाने के लिए तो। और इसी तरह से जब NVMe की बात की जाए तो NVMe भी 4 जनरेशन से लेके अप टू 12 जनरेशन सब में लग जाती है। और ये भी जो सी है जो सा लैपटॉप कैपेबल है जिसने इसको अडॉप्ट किया उसमें ये लग जाती है। और ये तो मैंने आपको इसका जनरेशन का भी बता दिया है। अब हम चलते हैं रैम की तरफ। ये हमारा SSD वाला सेक्शन हो गया है कवर। अब सेकंड स्टेप है रैम। तो रैम की भी जो सी है ये डिफरेंट जनरेशन है, DDR2, DDR1 तो नहीं कहते, खाली DDR कहा जाता है वैसे उसे। DDR होता है, DDR2 होता है, DDR3 होता है, DDR3L होता है, DDR4 होता है और DDR5 इस वक्त सबसे लेटेस्ट चीज़ है। ठीक है। अब मैं आपको वैसे पहचान वगैरह तो याद नहीं करवा सकता, लेकिन मेरे पास जो इस वक्त सबसे कम पड़ी है वो भी एक आधा पीस, वो भी डेड स्टॉक में पड़ा है। 2 GB DDR3 रैम मेरे पास पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं 2 GB DDR3 है। DDR3 को PC3 भी कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये PC3 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप किसी भी रैम के ऊपर देख के पढ़ सकते हैं कि ये PC3 है, PC3L है, ये DDR3L है, इस तरह से सब पे लिखा होता है। हर रैम पे आपको ये चीज़ लिखी हुई नज़र आ जाएगी। अब जैसे ये मेरे पास 2 GB PC3 रैम है और ये PC3 रैम जो सी है ये Core 2 के ज़माने से लग रही है, मतलब Core 2 में शुरू हो जाती है DDR3। और ये i5 की फर्स्ट, i3 की फर्स्ट, मतलब फर्स्ट जनरेशन लैपटॉप में, सेकंड जनरेशन लैपटॉप में, थर्ड जनरेशन लैपटॉप में लग जाती है। और ये इनमें इजीली लग जाती है DDR3। और आगे हम चलें तो हमारे पास जो सी है ये PC3L इसके ऊपर लिखा हुआ है, मतलब DDR3 का L वेरिएंट। L स्टैंड फॉर लो वोल्टेज है, ये कम करंट पे चलने वाली है और इसके मेगाहर्ट्ज़ ज़्यादा है। ठीक है। तो ये जो सी रैम है PC3L जो सी रैम है ये आपको तीसरी जनरेशन के लैपटॉप से शुरू हो जाती है। थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन के कुछ लैपटॉप्स में ये वाली रैम लग जाती है PC3 है। ठीक है। और बाकी हम चलते हैं फिर इससे आगे। तो इसके ऊपर आप देखेंगे मेरे पास ये लिखा हुआ है इसके ऊपर PC4, बल्कि इस वाली रैम पे टैक्स ज़्यादा बारीक है, मैं दूसरी वाली दिखा देता हूँ आपको। ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है PC4। PC4 स्टैंड फॉर DDR4 रैम है। ये जो सी है ये 6 जनरेशन के लैपटॉप में लगना शुरू हो जाती है। सारे 6 जनरेशन नहीं, क्योंकि कुछ 6 जनरेशन DDR3 है, लेकिन 7 जनरेशन, 8 जनरेशन अप टू 11 जनरेशन और 12 जनरेशन के लैपटॉप्स में ये इस्तेमाल होती है। ये है PC4 रैम। अब बात करते हैं कि इन रैम में फ़र्क क्या है, आखिर ये रैम आगे क्यों इन्होंने इतनी जनरेशन लॉन्च की हुई हैं। तो ये ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट है तो आपको पता लग जाता है। बाकी हम ये आपको बता देते हैं, ये जो सी PC3 रैम है जो जिसको DDR3 भी कहते हैं, इसकी रैम की जो सी बस स्पीड है, यानी कि जितने मेगाहर्ट्ज़ पे इसमें ऑपरेट करना होता है, ये होती है 800 मेगाहर्ट्ज़। जस्ट 800 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम है ये। और इसकी बस स्पीड 800 होती है। जितनी फास्ट रैम होगी उतनी फास्टली आपकी मल्टीटास्किंग और ब्राउजिंग हो जाती है। तो ये जो सी है 800 मेगाहर्ट्ज़ पे चलने वाली रैम है। और फिर PC3L की बात कर ली जाए तो ये 2133p, मतलब 2133 मेगाहर्ट्ज़, पी नहीं 2133 मेगाहर्ट्ज़ उनसे, सॉरी मैं मुझे दोबारा शुरू करूँ यहाँ से। तो इसके बाद जो सा है PC3L रैम आ जाती है, जो कि PC3 का लो वोल्टेज कम करंट खाने वाला वेरिएंट है, लेकिन खाली कम करंट का नहीं किया गया। उसके अलावा इसके अंदर जो सा है रैम के मेगाहर्ट्ज़ को इंक्रीज़ किया गया। तो ये जो सी है ये 1333 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। ये पिछले वाली 800 थी, ये 1333 मेगाहर्ट्ज़ की रैम आ जाती है। और इसमें 1333 मेगाहर्ट्ज़ बड़ा कम निकलता है, ज़्यादातर निकलता ही 1600 मेगाहर्ट्ज़ है, मतलब सीधा डबल पावरफुल रैम आ गई है सिर्फ PC3 से PC3L पे जाते ही। तो ये 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम जो सी है आपको इजीली मिल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर निकलती ही 1600 में। और ये मैंने आपको बताया था कि आपका 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के कुछ लैपटॉप में लगता है। आगे चलें रैम की बात की जाए तो जैसे मेरे पास ये वाली रैम है, आप इसके ऊपर देखें, इसके ऊपर लिखा है 2133p। ये DDR4 रैम है, PC4 भी कह रहे हैं इसे। तो ये 2133p रैम है। ये आपके 6th जनरेशन और 7 जनरेशन के लैपटॉप्स में लगती है। इससे अपर आप चाहें तो इसको 10 जनरेशन तक इजीली चला सकते हैं, सब में चल जाती है। लेकिन 6 और 7 जनरेशन के जो से प्रोसेसर हैं वो इसको ऑफिशियली सपोर्ट करते हैं। जबकि 8 जनरेशन पे जाती जो सी रैम है ना, वो 2133p की जगह 2400 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम आ जाती है। बल्कि मेरे पास अभी पड़ी नहीं है, मतलब सामने पड़ी है। 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लग जाती है 8वीं जनरेशन में, 9वीं जनरेशन में और 10वीं जनरेशन में। और फिर 10वीं जनरेशन के कुछ लैपटॉप से फिर ये शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम।
2133 बताया है DDR4 में, 2400 मेगाहर्ट्ज़ बताया है, 2666 10वीं जनरेशन में लग जाती है, 2933 भी 10वीं जनरेशन में लग जाती है, लेकिन 11वीं जनरेशन में जाकर सीधा ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है 3200 डबल है, ये लिखी हुई रैम, ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम सपोर्ट करता है 11वीं जनरेशन वाले लैपटॉप। ठीक है, तो इनमें 3200 लग जाती है। तो ये तो हो गया है रैम की जनरेशन। और मैं बता दी कौन सी रैम किस जनरेशन में लगती है, कैसे पहचान की जा सकती है। PC3 PC4 ऊपर लिखा है या कुछ पे DDR3 लिखा होता है, एक ही बात है, PC3 लिखा हो या DDR3 लिखा हो वो सेम चीज़ हो जाती है। मेगाहर्ट्ज़ आप देख सकते हैं। आप अपने लैपटॉप का प्रोसेसर अगर ऑनलाइन डालेंगे, ऑफकोर्स प्रोसेसर चेक करना बता दूंगा आगे मैं वीडियो में, लेकिन आप हर प्रोसेसर के साथ डिफरेंट रैम कैपेबल होती हैं। तो जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो पे करेंगे तो आपका जो सा लैपटॉप है वो फास्टेस्ट चलता है। जो मैक्सिमम सपोर्टेड रैम है, ऑफ कोर्स मेरे पास 6ठी जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, i5 की 6th जनरेशन है, मैं उसमें खुशी के मारे जो सा है वो 3200 या 2666 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगा लूँ तो भाई प्रोसेसर ने इसको 2133 पे ही यूज़ कर पाना, उससे ज़्यादा वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादा लगाने का फ़ायदा कोई नहीं, जो प्रोसेसर के साथ कैपेबल है वही है। मतलब रैम के मेगाहर्ट्ज़ इस वजह से बताए हैं कि आप जाकर दुकानदार को तंग ना करें, आपको पहले से पता हो कि ये प्रोसेसर है, इसके साथ ये वाली रैम लगनी चाहिए तो इतनी लगा के दें आप, इससे स्लो वाली ना लगा के दें। 2133 से नीचे तो कोई नहीं आता, लेकिन अगर कोई 8वीं जनरेशन में आपको 2133 लगा के दे रहा है तो उससे कोई ऐसी ज़्यादती तो ना करें ना हमारे साथ। तो ये आप चीज़ कह सकते हैं उसे। तो अब रैम वाले सेक्शन को हमने कवर कर लिया है, हमने SSD वाले सेक्शन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे प्रोसेसर से रिलेटेड। अब प्रोसेसर्स में जो सा है ना जनरेशन होती हैं, और जनरेशन जो सा है ये कस्टमर बड़ा कंफ्यूज होता है यार जनरेशन चेक कैसे करनी है। बाकी हम इसकी पावर की डिटेल में भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हम जनरेशन की डिटेल में चले जाते हैं कि जनरेशन जो सी है वो ईजी टू गेट है। अगर आपके पास प्रोसेसर के आगे कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे मैं ये कंट्रोल शिफ्ट एस्केप इस लैपटॉप पे आ जाऊँ और इसका आपको CPU दिखा दूँ, तो अब ये देख सकते हैं इसका ये CPU लिखा हुआ है। देखें हर लैपटॉप में इसी तरह से लिखा होता है, इंटेल लिखा होगा, कोर लिखा होगा, आगे i सीरीज़ i5 i7 होगा, और ये साथ में आगे कुछ नंबर्स आ रहे होंगे। अच्छा, मैंने i3 i5 और i7 का फ़र्क नहीं बताया, तो वो भी पहले मैं कवर कर देता हूँ, फिर जनरेशन की भी तरफ आते हैं। तो जैसे कि i3 सीधा सीधा कहने यार बेस यूज़र्स के लिए, वो यूज़र जो होम यूज़ करते हैं, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस वर्क के लिए भी चल जाता है i3 वाला प्रोसेसर। वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट हो गया, स्ट्रीमिंग हो गई, डेटा स्टोरेज हो गया, एंड बेसिक यूजेज है, असाइनमेंट वर्क करना है, ये सारा काम आप i3 पे इजीली कर सकते हैं। सेकंड चले जाते हैं फिर i5 की तरफ। i5 की टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट एंड बिजनेस यूज़र्स। अब स्टूडेंट मैं इस वक्त मेडिकल वाले स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो से कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी, जो इनके लिए फिर i5 जो सी है वो एक अच्छी जनरेशन बन जाती है। i5 सीरीज़ वो ले लें, और बिज़नेस के लिए भी i5 सीरीज़ चल जाती है, क्योंकि बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने अपना बिज़नेस हैंडल करना होता है। उसमें आपको होम यूज़र से थोड़ी सी ज़्यादा पावर चाहिए होती है, लेकिन इतनी एक्सट्रीम पावर भी नहीं चाहिए डेवलपर लेवल पे, तो इस तरह से मिल जाता है। i5 i7 आपको जो सा है ये इस तरह से, और i7 हाँ, और जो सा i7 प्रोसेसर आ जाता है, तो i7 में आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये थोड़ा एक्सट्रीम पावर पे आ जाता है। एक्सट्रीम पावर मतलब ये हाई एंड है, जो से ज़्यादा पावर रिक्वायर करते हैं, जो कहते हैं कि यार मुझे पावरफुल चीज़ चाहिए, मैंने इस पे ऊपर सर्चिंग वगैरह करनी है और डेटा साइंस वगैरह का काम करना है, वो i7 वगैरह ले लेते हैं, और ये स्टूडेंट लेते हैं वैसे i7। बाकी फिर आगे चले जाएँ तो इसी तरह से इनमें भी आगे सब डिवीज़न है, i9 के भी प्रोसेसर आते हैं। i9 के प्रोसेसर आपको बताने से पहले बताना चाहूँगा कि फिर प्रोसेसर के ये बाकी जनरेशन कैसे देखते हैं। तो हम जनरेशन वाली साइड पे वापस आ जाते हैं। तो अब ये प्रोसेसर देखें i7 लिखा हुआ है, साथ में आप देखें कुछ नंबर्स हमें शो हो रहे हैं, और साथ में एक लेटर H लिखा आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर ये किसी लैपटॉप में ये i3 i5 i7 कुछ भी लिखा हो, साथ में ये अगला जो सा नंबर है ये 350 650 आपको शो हो रहा हो, साथ में M लगा हो, तो वो फर्स्ट जनरेशन होती है। M लगा हो या ना लगा हो, अगर 300 सीरीज मतलब बिलो 1000 अगर आपको शो हो रहा है ना नंबर्स ये वाले, तो फिर इसका मतलब है कि वो पहली जनरेशन का लैपटॉप बन जाता है। और इसी तरह से अगर ऑनवर्ड 2000 यानी कि 2000 से ऊपर शुरू हो जाए, तो फिर वो सेकंड जनरेशन, 3000 से ऊपर थर्ड जनरेशन, 4000 से ऊपर चौथी जनरेशन, और इसी तरह से ऑनवर्ड। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये 10,000 से ऊपर है, 10,750 लिखा हुआ है, तो ये सीधी सीधा 10वीं जनरेशन बन जाती है। तो ये 10वीं जनरेशन है। तो ये तो जनरेशन आप इस तरह से ईजिली चेक कर सकते हैं, मतलब आपने सिर्फ नंबर्स को चेक करना है, आपको फौरी पता लग जाएगा ये जनरेशन कौन सी फॉल कर रही है।
ऑफ कोर्स ये नंबर जो से हैं ये इंटेल प्रोसेसर्स के लिए वैलिड हैं, ये AMD प्रोसेसर्स के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि AMD में जो सा है 9वीं जनरेशन का प्रोसेसर भी जो सा है ना A10 सीरीज़ का, वो जो सा है i5 सेकंड जनरेशन से नीचे भी आ जाता है। तो AMD भी आपने इसको वेरीफाई नहीं करना, आपने सिर्फ इंटेल सीरीज़ में चेक करना है कि आई सीरीज़ में इस तरह से जनरेशन चेक होती है। तो ये नंबर्स आपको बता देंगे कौन सी जनरेशन, मतलब कोई दुकानदार आपको फूल नहीं कर पाएगा कि जनरेशन कैसे, ये जनरेशन कोई और है, वो आपको कोई और बता के भेज दिया, आप इस तरह से नंबर चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसे को मुझे प्रोसेसर निकाल कर दे दे, वरना मैं वीडियो के एंड पे लैपटॉप चेक करने में आपको प्रोसेसर भी ये डिटेल निकालना बता दूंगा कैसे निकलती है। तो ये तो हो गया है जनरेशन। अब इसी जनरेशन के साथ जो सा है सेकंड चीज़ जो सा है, इसके लास्ट पे एक लेटर आता है H लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। तो H तो हाई एंड प्रोसेसर हैं जिनसे हाई ग्राफिक परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन है, लेकिन प्रोसेसर के अंदर डिफरेंट लेटर्स होते हैं, हर लेटर का मतलब डिफरेंट है और वो डिफरेंट सीरीज़ में फॉल करता है। जैसे कि जिसे कह लें कि M सीरीज़ के जो से प्रोसेसर हैं उनको कहते हैं मोबाइल प्रोसेसर, मूवेबल प्रोसेसर, ऐसा प्रोसेसर जो कि रिप्लेसेबल हो। जैसे कुछ लैपटॉप में प्रोसेसर बोर्ड के ऊपर फिक्स होता है, कुछ के अंदर नहीं फिक्स होता है। तो M सीरीज़ जिसमें भी M लिखा आ जाए वो मतलब रिप्लेसेबल प्रोसेसर है, और M सीरीज़ के प्रोसेसर मैक्सिमम चौथी जनरेशन तक आए थे, उसके बाद से नहीं आते हैं। तो अगर आपको मूवेबल प्रोसेसर चाहिए तो वो आपको पुरानी जनरेशन में ही नज़र आने वाला है। फिर M सीरीज़ के प्रोसेसर की एक और ख़ास बात ये है कि ये ऑलमोस्ट PC ग्रेड प्रोसेसर है, यानी कि PC वाले ही प्रोसेसर को डाउनग्रेड करके बनवाया गया। ठीक है, तो वो जिनसे हैं PC से कम पावरफुल होते हैं, लेकिन एक अच्छी खासी पावर पैक करते हैं, हैवी ड्यूटी हैं। और इन प्रोसेसर के साथ जिसे कह लें कि ओनली ड्रॉबैक इस डेट कि इनका जो सा बैटरी बैकअप है वो कम मिलता है, इनकी पावर कंजप्शन ज़्यादा है। जहां अपर सीरीज़ के प्रोसेसर 15 वाट पे चल रहे हैं तो ये 35 और 45 वाट पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी पावर कंजप्शन अच्छी खासी ज़्यादा होती है। फिर चले 4th जनरेशन से आगे, फिर इंटेल ने क्या किया कि इंटेल ने इन्हीं प्रोसेसर को जो सा है ना ऑन बोर्ड पर शिफ्ट किया, जिसको कहते हैं U सीरीज़। ये 4th जनरेशन से काम शुरू किया इंटेल ने, और फिर U सीरीज़ के प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया, इनको कहते हैं अल्ट्रा लाइट प्रोसेसर। तो अल्ट्रा लाइट जो से प्रोसेसर्स हैं ये वो प्रोसेसर्स हैं जो से इसी का डाउनग्रेड करके बना लें। जैसे कि i5 की 3rd जनरेशन का एक प्रोसेसर था, और i5 3rd के बाद जब i5 4 लॉन्च हुआ तो वो i5 3rd से ऑलमोस्ट पावर में हाफ तक चला गया था, यानी कि अगली जनरेशन का प्रोसेसर पिछली जनरेशन वाले से कम निकला है। तो इस तरह भी होता है, क्योंकि आगे फिर उन्होंने U सीरीज़ इंट्रोड्यूस की। U सीरीज़ का मेन टारगेट था बैटरी बैकअप और एफिशिएंसी। तो इनसे क्या हुआ कि लैपटॉप का बैटरी बैकअप बढ़ा और एफिशिएंसी, मतलब ये है कि ये ज़्यादा चीज़ों को सपोर्ट ईजिली ऐड होगी। तो ये आपको मिल जाता है U सीरीज़ का प्रोसेसर। तो जो से U सीरीज़ के प्रोसेसर हैं वो आगे चल के और भी ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, मतलब जो सा फिर 4थी जनरेशन का U प्रोसेसर था, आगे 5वीं जनरेशन का U आ गया, 6ठी जनरेशन, और ये 7th जनरेशन तक अपग्रेड होते रहे। और 7वीं जनरेशन तक इंटेल ने क्या किया कि जो से है प्रोसेसर में कोर्स को 2 ही रहने दिया, और 2 कोर्स के साथ ही उसके गीगाहर्ट्ज़ काउंट में और उसकी एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट लाते रहे। मतलब आप फिर 6ठी 7वीं जनरेशन जो सी है वो उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट सी थी और उन्हें फास्ट किया गया 7वीं जनरेशन तक। लेकिन 7वीं जनरेशन से जब जैसे ही उन्होंने 8वीं जनरेशन का U प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि 8वीं जनरेशन में U में ही आती है, तो 8वीं जनरेशन का जो सा U प्रोसेसर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट किया। उन्होंने किया कोर्स को बढ़ा दिया 4 कोर्स, और गीगाहर्ट्ज़ काउंट को, प्रोसेसर के गीगाहर्ट्ज़ को बढ़ा दिया, मतलब पर कोर पावर कंजप्शन उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से जो सा प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े जंप के साथ आया। मतलब अगर आपके पास कोर i5 की 3rd जनरेशन है और आप उसको कंपैरिजन करते हैं i5 6 से, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और i5 6 और i5 7 का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आप चेक कर लें कि i5 3rd से लेके 7 जनरेशन तक कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स एज़ कम्पेयर टू रॉ पावर कोई भी नहीं है। जिस चीज़ का फ़र्क आता है वो आता है एफिशिएंसी का और बैटरी बैकअप का। और फिर जो से नई जनरेशन के बोर्ड हैं वो लेटेस्ट SSD सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से लैपटॉप और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इंटेल ने प्रोसेसर में कुछ खासी ज़्यादा बड़ी इंप्रूवमेंट्स नहीं की हुई इन जनरेशन में, मतलब आप 3rd जनरेशन के प्रोसेसर का मुकाबला ईजीली 6th जनरेशन से कर सकते हैं। दोनों आपको ऑलमोस्ट आइडेंटिकल देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन ये तो बात हो गई ना प्रोसेसर की। लेकिन आप ये सोचेंगे 3rd जनरेशन में ये 400 MB 450 वाली SSD लगी हो, और जो सा 6th जनरेशन है उसमें ये 3200 वाली लगी हो, तो फिर स्पीड का डिफरेंस आपको नज़र आने वाला है। या फिर यही 3rd जनरेशन में जो सा है आपके ये PC3 या PC3L 3rd जनरेशन दोनों रैम सपोर्ट करती हैं, इन दोनों में से कोई एक लगी हो तो, और जो सा 6th जनरेशन है उसमें DDR4 रैम लगी हो, तो आपको स्पीड का फ़र्क तो देखने को मिलने वाला है। लेकिन प्रोसेसर एंड पे ज़्यादा फ़र्क नहीं था इन जनरेशन में।
ठीक है। 8वीं जनरेशन में बड़े इंप्रूवमेंट्स, क्वाड कोर प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया, कोर्स को 4 कर दिया, मल्टीटास्किंग और स्मूथ हो गई। और जैसे ही 8वीं जनरेशन के साथ क्वाड कोर किया तो उन्होंने गीगाहर्ट्ज़ काउंट को कम किया, इनके पर कोर पावर छोटी लगा दी। समझे कि 7वीं जनरेशन तक समझे ये 4 कोर्स लगी हुई थी, ये 2 कोर्स लगी थी बड़ी साइज़ की जो सी काम कर रही थी, समझे ये प्रोसेसर और ये 2 कोर्स लगी हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने 8वीं जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया तो 8वीं जनरेशन में उन्होंने क्या किया, 4 छोटी कोर्स लगा दी। तो ये इस तरह से समझ लें कि प्रोसेसर पे 4 छोटी कोर्स लग गई। ये इसी तरह से हो जाता है। तो 4 छोटी कोर्स लगा दी। अब 4 बंदों में काम डिवाइड हो गया तो काम और भी ज़्यादा जल्दी हो रहा था, क्योंकि 4 बंदे एट ए टाइम काम कर सकते थे। 2 पावरफुल बंदे थे लेकिन वो एक पावरफुल टास्क कर सकते थे, और ये 4 को भी इतने कम पावरफुल नहीं है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से 8वीं जनरेशन के बाद 9वीं जनरेशन तो लॉन्च ही नहीं हुई ना, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कहते हैं ना ग्लोबल चिप शॉर्टेज का इशू आ गया, उसकी वजह से 9वीं जनरेशन लॉन्च ही नहीं हुई। 9th जनरेशन आपको सिर्फ और सिर्फ वर्क स्टेशन मशीन में नजर आते हैं। हम वर्क स्टेशन प्रोसेसर की तरफ भी अभी जाने वाले हैं, लेकिन पहले यू सीरीज़ को कवर कर लें। और इसी तरह से फिर 10वीं जनरेशन आ गई, और 10वीं जनरेशन में भी यू सीरीज़ का प्रोसेसर था और जी सीरीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। जी सीरीज़ यू सीरीज़ से कह लें कि थोड़ी सी हल्की आ जाती है। ये लॉन्च की गई 10वीं जनरेशन के साथ, तो ये 10th जनरेशन लॉन्च हो गई। अब 10वीं जनरेशन जो सी है वो भी i5 8 से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, उसके साथ साथ खड़ी है। इवन कि अब i5 8 को 10वीं जनरेशन के i7 10 से भी कंपेयर कर लेंगे तो ज़्यादा कुछ खासा फ़र्क नहीं है। इंप्रूवमेंट्स लाई बाद में जो सी है 11 जनरेशन, क्योंकि i5 11 जनरेशन का जो सा प्रोसेसर है वो तकरीबन 25% पावरफुल था i5 8 से और i5 10 से भी, जबकि i7 7 से i5 8 जो सा है वो तकरीबन 43% पावरफुल था। तो i5 11 भी एक अच्छे जंप के साथ आया, जिसने 20-30% का फ़र्क डाला। i7 11 ने भी इसी तरह से डाला। लेकिन फिर i5 12 जो सा है और भी ह्यूज मार्जिन के साथ जंप्स के साथ अवेलेबल है, और अभी 12 जनरेशन जिसे कह लें कि बॉक्स पैक में मार्केट में लेटेस्ट कंसीडर की जाती है, क्योंकि 12 जनरेशन ने सीधा 4 कोर्स को उठाया, जो कि 8वीं जनरेशन में 4 की थी, 10वीं में भी 4 थी और 11वीं में भी 4 थी, सीधा उसने उसको 10 कोर्स पे ले गए। i5 वाला 10 कोर्स में और i3 वाला 6 कोर्स के साथ अवेलेबल है। ये प्रोसेसर जो से 12 जनरेशन के, जो कि अच्छे खासे बड़े पावरफुल जंप्स के साथ आते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड सीरीज़ की तरफ। अभी तक हमने जिन प्रोसेसर को कंसिडर किया था M सीरीज़ और U सीरीज़ और G सीरीज़ जो सी के बाद में आई है, तो ये सारे थे बेसिक प्रोसेसर्स, ये थे नॉर्मल प्रोसेसर, स्टैंडर्ड प्रोसेसर। एक सीरीज़ से नीचे भी आती है जिसको कहते हैं Y प्रोसेसर और M प्रोसेसर्स, मतलब M जिसके लास्ट पे M नहीं, जिसके शुरू में M लिखा हो ना, कोर M5, I सीरीज़ नहीं M सीरीज़ आ गई। तो ये जो से हैं ये और भी लो एंड प्रोसेसर हैं, ये बिल्कुल बेसिक टास्क करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन फिर एक U सीरीज़ और M सीरीज़ से ऊपर चले जाएँ, हायर में चले जाए, तो फिर आगे वर्क स्टेशन प्रोसेसर आ जाते हैं। और वर्क स्टेशन प्रोसेसर जो से हैं वो कोर टू ड्यू के ज़माने से आते आ रहे हैं लगातार, मतलब ये नहीं कि इनमें दरम्यान में स्किप हुआ, ये कोई न्यू इंट्रोडक्शन नहीं था। तो आप देख सकते हैं, अगर आप लैपटॉप में देखा जाए तो एक कोर टू ड्यू होता है ना, एक कोर टू एक्सट्रीम प्रोसेसर लैपटॉप में आया करता है, जो कि 12 MB कैशे वाला प्रोसेसर और मतलब 4 कोर्स वाला प्रोसेसर आपको कोर टू ड्यू में मिल जाता है। जबकि आप देखें नॉर्मल I सीरीज़ में आप चले जाएं तो i7 की 7 जनरेशन तक सिर्फ 2 कोर्स वाले प्रोसेसर थे, लेकिन उससे 8 साल पहले आने वाला प्रोसेसर भी 4 कोर्स में लैपटॉप के लिए आया हुआ है। तो इसी तरह से i5 की फर्स्ट जनरेशन में अगर क्वाड कोर की बात की जाए तो उसके अंदर आता है QM प्रोसेसर, सेकेंड जनरेशन में भी QM, थर्ड जनरेशन में भी QM, फोर्थ जनरेशन में MQ। Q स्टैंड फॉर क्वाड कोर प्रोसेसर, और बाकी वही M सीरीज़ ही है प्रोसेसर, मोबाइल वही मूवेबल प्रोसेसर है, और साथ में Q लग जाए तो मतलब क्वाड कोर प्रोसेसर है, मतलब वर्क स्टेशन मशीन वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। ये तो हो गया Q प्रोसेसर। ये नॉर्मल प्रोसेसर से सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर ली जाए, डबल पावरफुल प्रोसेसर थे। मतलब अगर आपके पास i5 की फर्स्ट जनरेशन का QM प्रोसेसर है और i5 की फर्स्ट जनरेशन का सिंपल M प्रोसेसर है, तो आप डबल पावर गेन कर सकते हैं QM वाले में, क्योंकि वो है वर्क स्टेशन प्रोसेसर। और ऑफ कोर्स इनका पावर कंजप्शन और भी हाई था, तो इनमें बैटरी बैकअप और भी रिड्यूस्ड मिलता है। इसी तरह से फिर फोर्थ जनरेशन में MQ भी है, फोर्थ जनरेशन में HQ भी है। HQ फिर आगे उन्होंने H सीरीज़ को इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ वर्क स्टेशन, M को सेपरेट किया ताकि लोगों की कन्फ्यूजन कम हो जाए कि M नॉर्मल में भी आता है, M उसमें भी आता है। एक तरफ उन्होंने U प्रोसेसर को लॉन्च किया, दूसरी तरफ उन्होंने H प्रोसेसर को लॉन्च किया। U और H प्रोसेसर दोनों इकट्ठे लॉन्च हुए हैं फोर्थ जनरेशन से, ठीक है। U सीरीज़ बेसिक के लिए और H हाई एंड हाई परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर आ गए, और H के साथ अगर Q लगाओ तो Q स्टैंड फॉर क्वाड कोर, 4 कोर्स वाला प्रोसेसर। अब जैसे कि मैंने बताया 7वीं जनरेशन तक सारे प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्स में आ रहे थे, तो लेकिन वर्क स्टेशन जो से हैं वो चौथी जनरेशन वाला भी 4 कोर्स में था, और
उसकी सेपरेशन के लिए उन्होंने साथ में क्यू लिखा था, क्यू स्टैंड फॉर क्वाड कोर, 4 कोर्स वाला प्रोसेसर हो गया। तो 7वीं जनरेशन से 4 कोर्स हुए हैं, जबकि 8वीं जनरेशन के नॉर्मल जब यू सीरीज़ में 4 कोर्स प्रोसेसर आ गए हैं तो अब उनका साथ में एच के साथ क्यू लगाना बेहतर नहीं समझा उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि 8वीं जनरेशन वाले जो से प्रोसेसर हैं उसमें से उन्होंने क्यू हटाया और जस्ट खाली सिंपल एच लिख दिया। अब कोई ये ना सोचे कि यार एच से बेहतर है एच क्यू, नहीं, क्यू वाला 7वीं जनरेशन तक बेटर था। 8वीं जनरेशन में जो खाली एच है वो ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? 8वीं जनरेशन के जो से एच प्रोसेसर हैं वो 6 कोर्स में, मतलब i7 की 8 जनरेशन 6 कोर्स में, जबकि i5 8 वाला अभी भी जो सा है वो 4 कोर्स में है, एच दोनों में लगा हुआ है। तो ये 4 कोर्स और 6 कोर्स वाले प्रोसेसर आ गए और साथ में क्यू स्टैंड फॉर क्वाड कोर होता है, तो उन्होंने उसको लिखना मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह से आ गए ये i7 वाली सीरीज़ में चले जाएँ, बल्कि i5 सीरीज़ का कंपैरिजन कर लेते हो। i5 वाली सीरीज़ में चले जाएँ तो i5 10 तक जो से प्रोसेसर हैं एच वाले 4 कोर्स हैं, जबकि i7 10 तक जो से प्रोसेसर हैं वो 6 कोर्स हैं i7 सीरीज़ में। और फिर मैंने कहा था कि i9 सीरीज़ को भी हम कवर करने वाले हैं। तो i9 की बात की जाए तो i9 8वीं जनरेशन से लैपटॉप में आना शुरू हुआ और ये भी एच प्रोसेसर में आया है और एच के साथ इसमें के वाला वेरिएंट भी आता है। के सीरीज़ नॉर्मल i7 में नहीं आती है, के स्टैंड फॉर ओपन प्रोसेसर। एच के साथ अगर के लग जाए तो मतलब अनलॉक्ड प्रोसेसर है, ऐसा प्रोसेसर जिसको आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, जिसको उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डाला जा सकता है उसके अंदर सेटिंग चेंज करने के बाद। तो ये ऐसा प्रोसेसर है कि ये i9 में 8वीं जनरेशन से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसमें भी 6 कोर्स वाला प्रोसेसर है, जहाँ i7 10 जनरेशन का जो सा प्रोसेसर है वो 6 कोर्स में भी आता है, 8 कोर्स में भी आता है। i9 की 10 जनरेशन सिर्फ और सिर्फ 8 कोर्स में आता है। और i9 जो सा प्रोसेसर है वो थोड़े से और ज़्यादा पावरफुल है। इसी में थोड़ा और लेटेस्ट जनरेशन की तरफ चले जाए तो आपको 11 जनरेशन में 16 MB और 24 MB तक की कैशे नज़र आ जाती है, जबकि यू सीरीज़ में आपको इसमें 12 MB तक की कैशे नज़र आती थी। तो ये एक्सट्रीम पावर आ जाते हैं। और ये वर्क स्टेशन प्रोसेसर है, ये ऑलवेज ग्राफिक कार्ड के साथ पेयर होते हैं। कौन से वाले हैं? मैं आप बात कर रहा हूँ MQ की, जो मैंने पहले आपको फर्स्ट जनरेशन QM बताया, HQ बताया, H बताया, HK बताया। ये सारे वर्क स्टेशन प्रोसेसर हैं, ये हैवी ड्यूटी प्रोसेसर हैं, ये ज़्यादा लोड उठाते हैं और जिन लैपटॉप में ये लगे उनका बैटरी बैकअप कम होता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मल लैपटॉप से बहुत ज़्यादा होती है। एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर आपके पास i7 6 का HQ हो और i7 8 जनरेशन का U प्रोसेसर हो तो i7 6 HQ ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू i7 8 जनरेशन। और यही मैं अगर i7 7 HQ की बात कर लूँ वर्सेस i7 की 10 जनरेशन की बात करो तो i7 7 HQ ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसी को मैं अगर सिर्फ 8 जनरेशन पर ले जाऊँ ना, आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपके पास i7 8 हो जो कि 6 कोर्स में है, H प्रोसेसर लॉन्च हुआ है, वर्सेस अगर आप कर लें i7 की 11 जनरेशन और i5 की 12 जनरेशन, तो i7 8 H जो सा प्रोसेसर है वो और भी ज़्यादा पावरफुल है इन सब से। मतलब आप अगर आप 8वीं जनरेशन का सेकेंड हैंड वर्क स्टेशन प्रोसेसर लेते हैं तो आपको डब्बा बैक लैपटॉप से ज़्यादा बेनिफिट देने वाला। तो ये तो हो गया अब प्रोसेसर्स की बात। मैंने आपको प्रोसेसर का i3 वर्सेस i5 वर्सेस i7 और i9 का भी एक्सप्लेन कर दिया। इसी तरह से मैंने आपको जो सा एक्सप्लेन कर दिया जनरेशन कैसे चेक करते हैं, और मैंने इनके अंदर जो सी सीरीज़ है उन सबको भी एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी आ जाती है किस काम के लिए कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। ठीक है, प्रोसेसर वगैरह पे बात है ना हमारी, तो मैं बता देता हूँ। अगर आप नॉर्मल होम एंड यूज़र है, आपका बेसिक काम है, आपने वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट चलाना है, घर में मूवी शूवी डेटा शेटा बैकअप कर लिया, अब i5 थर्ड जनरेशन ले सकते हैं ईजिली, नो डाउट, कोई मसले वाली बात नहीं है। i5 सेकंड ले लें, कम ही नहीं पड़ सकती। i5 फर्स्ट भी आपको लैपटॉप कम नहीं पड़ सकता है इस बेसिक काम के लिए। लेकिन लेट्स से कि आप जो सा है वो ऑफिस वर्क करते हैं, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट वगैरह आपने यूज़ करना है। जैसे कि होम यूज़ में तो बेसिक है ना, घर में किसी ने एक आधी असाइनमेंट बना ली वरना घर में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट चलाते हैं और उसके साथ साथ आप ऑफिस वगैरह में हैं तो मोस्ट के सिनेरियो में आप साथ में और भी ज़्यादा ब्राउजिंग करनी पड़ती है जो कि घरेलू यूज़ में नहीं होती है, तो ब्राउजिंग मल्टीटास्किंग में आ जाता है। फिर आप 6 जनरेशन लें, क्योंकि 6 जनरेशन से रैम जो सी है वो DDR4 हो जाती है, जो कि एक फास्टर रैम में मल्टीटास्किंग में ज़्यादा मदद देती है और ब्राउजिंग में भी मदद देती है। तो 6 जनरेशन है। इसी तरह से जो से वेब डेवलपर्स हैं हमारे, हम उनको भी जो सा है 6 जनरेशन लैपटॉप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वहाँ से DDR4 रैम शुरू हो जाती है। वेब डेवलपर का काम i5 4 जनरेशन पे भी हो जाता है, प्रोसेसर उसको 4थी जनरेशन का भी काफ़ी है। लेकिन जो चीज़ उसको कम पड़ती है वो रैम है। ऑफकोर्स उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है, उन्होंने ओपन करके चेक करना है कौन सी मतलब वेबसाइट सही चल रही है या नहीं चल रही है। तो फास्टर रैम होगी तो आप टेस्ट कर पाएंगे ना कि बाकी दुनिया क्या देख रही है। जो आप देख रहे हैं बाकी दुनिया वो नहीं देखना, बाकी दुनिया स्पीड चेक करनी।
तो फिर इसी तरह से 6th जनरेशन उनके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाती है वेब डेवलपर के लिए। इवन अमेज़ॉन का काम जो है वो ब्राउज़र इंटेंसिव काम है, लोग 20-20 25-25 टैब एट अ टाइम चला रहे होते हैं सिंगल क्रोम में। तो अमेज़ॉन के काम के लिए भी जो है 6th जनरेशन एक अच्छा सूटेबल ऑप्शन बन जाता है। लेकिन अमेज़ॉन वाले अगर 8वीं जनरेशन ले लेंगे तो और भी बेहतर हो जाता है। 6th जनरेशन उनके लिए काफ़ी है 20-25 टैब तक, लेकिन अमेज़ॉन में जब आगे जाके उनका काम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 6th जनरेशन में 32 GB रैम तक लग जाती है और आप 16 GB तक ईज़िली इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन 32 GB रैम इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप i5 8th जनरेशन की तरफ चले जाएँ, ताकि आप जो 32 GB रैम ले रहे हैं उसका साथ प्रोसेसर भी उतना कैपेबल हो जो 32 GB रैम को अच्छे से आपको इंजॉय भी करवा पाए। तो फिर अमेज़ॉन के लिए i5 8th जनरेशन। बाकी हमारे जो से कंप्यूटर साइंस के जो से स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी i5 की 8th जनरेशन रिकमेंडेड है, क्योंकि वहाँ से ये i5 8th जनरेशन मिनिमम प्रोसेसर है जो कि 4 कोर्स में है। और उसके अलावा इसके अंदर जो सा है आप विजुअल स्टूडियो फुल वर्जन और एंड्रॉयड स्टूडियो का फुल वर्जन इंजॉय कर सकते हैं। ये वो हैं, मैं एंड्रॉयड विजुअल स्टूडियो कोड की बात नहीं कर रहा, विजुअल स्टूडियो फुल की बात कर रहा हूँ। तो वो आप इसमें इजीली इंजॉय कर सकते हैं। तो प्रोग्रामर्स के लिए जो सा है i5 8th जनरेशन बड़ा ही अच्छा लैपटॉप बन जाता है। और बाकी जो से हमारे बाकी स्टूडेंट्स हैं जो से कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, ज़्यादा बेसिक काम करते हैं, तो उनके लिए जो सा है लैपटॉप वो 6th जनरेशन भी काफ़ी रह जाता है स्टडी पर्पज़ के लिए। उससे नीचे भी लेंगे सब चल जाता है। डॉक्टर्स के लिए तो हर जनरेशन चल जाती है, बस डॉक्टर के लिए लैपटॉप खूबसूरत होना ज़रूरी है, तो सामने बड़ा पता भी लगे ना। तो ये तो हो गया जनरेशन। और इसी तरह से अगर किसी का एडिटिंग का काम है तो उसको ग्राफिक कार्ड चाहिए था। ऑफकोर्स हम ग्राफिक कार्ड पे भी आगे बात करने वाले हैं कि ग्राफिक कार्ड किस टाइप का होता है, लेकिन एडिटिंग के लिए आप समझें बेसिक ग्राफिक कार्ड चाहिए। हफ्ते की एक आधी वीडियो है वो आप i5 6th जनरेशन पे इजीली एडिट कर सकते हैं। लेट्स से डेली बेसिस पे वीडियो एडिट का काम है, लेकिन आपका जो से वीडियो है जैसे नाथ ख्वानी के बेसिक चैनल्स हैं जिसके ऊपर आगे सिर्फ टेक्स्ट वगैरह नीचे चल रहा है या ऊपर लोगो वगैरह डाल दिए, तो उस तरह की एडिटिंग के लिए क्लिप्स वगैरह को ज्वाइन कर लिए ना, आप i5 8th जनरेशन प्रोसेसर विदाउट GPU भी इजीली इंजॉय कर सकते हैं डेली बेस वीडियो एडिटिंग के लिए। तो ये हमारा है बेसिक। अब हम चलते हैं आगे ग्राफिक कार्ड की तरफ। GPU साइड पे बात कर लीजिए तो GPU में भी मल्टीपल टाइप्स आती हैं। GPU अलग-अलग कैटेगरी में होता है। अब हर क्लाइंट के लिए हर GPU सूटेबल नहीं है, ठीक है। हम इस वक्त बात करेंगे स्पेसिफिकली NVIDIA के या फिर AMD के एक आधे वेरिएंट को डिटेल कर लेंगे, क्योंकि मुझे AMD का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जिसका आइडिया है उसको हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक कार्ड में टाइप्स होती हैं। गेमिंग सीरीज़ का कार्ड होता है, रेंडरिंग सीरीज़ का कार्ड होता है, बेसिक गेमिंग सीरीज़ का कार्ड होता है, बेसिक रेंडरिंग सीरीज़ का कार्ड होता है। लेकिन ये समझे 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। हर कंपनी की ये 4 सीरीज़ आती हैं, एक लो एंड के लिए, एक हाई एंड के लिए, और एक एडिटिंग साइड के लिए, और एक रेंडरिंग साइड के लिए, एक गेमिंग साइड के लिए। तो गेमिंग ग्राफिक कार्ड जितने भी हैं ना NVIDIA की तरफ से आने वाले, उन सब के अंदर आप चीज़ नोटिस करेंगे उनके अंदर GeForce के स्पेलिंग लिखे होते हैं, चाहे वो GTX हो चाहे वो RTX हो, ठीक है। और फिर बेसिक गेमिंग सीरीज़ के कार्ड की तरफ आ जाएंगे तो उसके अंदर आपने देखा होगा M सीरीज़ लिखी होती है, MX लिखा होता है, या 940M लिखा होता है। इस तरह से प्रोसेसर्स होते हैं। तो ये बेसिक कार्ड हैं गेमिंग सीरीज़ के। हल्की फुल्की गेमिंग करनी हो आप M सीरीज़ का कार्ड ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छी गेमिंग करनी हो आप GTX सीरीज़ का कार्ड ले सकते हैं, और ऑफकोर्स RTX तो इस वक्त फुल पीक पे है। तो ये तो हो गया NVIDIA वाली सीरीज़ के कार्ड। लेकिन इसी में अगर हम कवर करते हैं क्वाड्रो सीरीज़ के कार्ड को, तो क्वाड्रो जो से हैं वो रनिंग पर्पज़ वाले कार्ड हैं, और क्वाड्रो सीरीज़ में जो से हैं वो इसमें K सीरीज़ उनसे हैं वो लो एंड कार्ड आ जाते हैं, P थोड़े अच्छे आ जाते हैं, M सीरीज़ भी है क्वाड्रो में भी। लेकिन क्वाड्रो जो से हैं वो सारे के सारे रनिंग सीरीज़ के कार्ड आते हैं। इसमें से आप जो सा मर्जी ले लें। इसमें जो लो एंड सीरीज़ काउंट होती है वो 600 सीरीज़ काउंट होती है, ठीक है, या फिर K सीरीज़ में 1100 सीरीज़ काउंट होती है। तो ये जो से हैं ये लो एंड क्वाड्रो सीरीज़ के कार्ड हैं जो कि बेसिक एडिटिंग के लिए काफ़ी रह जाते हैं, लेकिन इनका मकसद एडिटिंग करना ही है। और अब बता देते हैं कि एडिटिंग और उसमें क्या फ़र्क है गेमिंग सीरीज़ के कार्ड में। फ़र्ज़ कर लेंगे आप कोई गेम प्ले करते हैं ना, जब भी आप कोई गेम प्ले करें, ठीक है, तो हर गेम की एक अपनी सपोर्ट होती है। उसके अंदर कुछ FPS होते हैं, फ्रेम्स पर सेकंड जिसे कह लें ना, एक सेकंड में कितने फ्रेम्स लोड होने, कितनी बार स्क्रीन रिफ्रेश होनी है, ये हर गेम में होता है। आप कहते हैं ना PUBG वगैरह, अगर आप में से कोई यूज़र है जो PUBG खेलता है तो आप FPS उसके ज़रूर देखते होंगे कितने FPS है। या आजकल स्क्रीन मोबाइलों में भी हाई रिफ्रेश रेट वाली आ रही होती हैं। रिफ्रेश रेट की बात कर लें तो लैपटॉप जो सा है ज़्यादातर 60 FPS वाले आते हैं, और जो हाई एंड गेमिंग वाले होते हैं वो एक्स्ट्रा FPS में आते हैं, ठीक है। जैसे कि 144 हर्ट्ज़ में जो सा लीजन आ जाता है, या फिर डेल का एलियनवेयर है, HP का ओमन है, ये हाई गेमिंग लैपटॉप हैं। HP का विक्टर्स आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है 144 हर्ट्ज़ के साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड लैपटॉप जो से हैं वो 60 हर्ट्ज़ में होते हैं, जितने भी लैपटॉप्स हैं 60 लगा लें। बेस वेरिएंट बैटरी पे चलाएंगे 48 पे चल रहे होते हैं।
अब जो सा है ग्राफिक कार्ड ने सारे फ्रेम्स को रेंडर करना है। लेट्स से आप कोई भी गेम प्ले कर रहे हैं, वो तो काम ग्राफिक कार्ड पे है। अब ग्राफिक कार्ड क्या करता है, आपकी गेम है वो 60 FPS सपोर्ट करती है, लेट्स से 60 FPS आपकी गेम सपोर्ट करती है, लेकिन आपके पास GPU जो सा है वो उतना स्ट्रॉन्ग वाला नहीं लगा हुआ। आपने बेसिक सीरीज़ का GPU ले लिया था, गेमिंग सीरीज़ में MX सीरीज़ लेट्स से ले लिया, जो कि फ्रेम रेट ही 30 सपोर्ट करता है। गेम 60 FPS पे है, प्रोसेसर उसको 60 FPS पे चला रहा है, लेकिन आगे डिस्प्ले जो रेंडर करना है वो GPU कर रहा है, और GPU के पास सिर्फ 30 फ्रेम लोड करने की कैपेसिटी अवेलेबल है। तो गेमिंग सीरीज़ का कार्ड इस चीज़ को इस तरह से हैंडल करता है कि उसने क्या करना है, आपका एक फ्रेम लोड करना है, अगला फ्रेम छोड़ के उससे अगला लोड कर देना। अगर हाफ फ्रेम्स है, मतलब 30 का 60 का हाफ 30 है ना, गेम 60 FPS से चलनी है और GPU से 30 रेंडर कर सकता है, तो उसे क्या करना है, एक फ्रेम लोड किया अगला छोड़ दिया, एक फ्रेम लोड किया उससे अगला छोड़ दिया। तो ये इस तरह से GPU को रेंडर करता है गेमिंग सीरीज़ का। तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है आपको, गेम जब आप प्ले करते हैं तो गेम में आपने सुना होगा लैग नाम की एक चीज़ होती है। लैग अक्सर आपको इंटरनेट स्लो की तरफ से आता है कि इंटरनेट से आपको अगला फ्रेम मिलता ही नहीं है, आगे कमांड ही नहीं है, वो इंटरनल लैग और चीज़ है। लेकिन GPU जो सा लैग है ना, वो ये है कि आपको जो सा GPU है वो पुराना फ्रेम रेंडर कर रहा है और आप गेम आगे प्ले कर चुके हैं, एक ही गेम में आवाज़ अगली आ रही है और वीडियो पिछली चल रही है, ये होता है लैग। और ये किस वजह से आता है, अब GeForce में ये लैग नहीं आता, गेमिंग में ना GeForce में ये लैग नहीं आता। इसमें क्या करता है कि वो दरमियान में से कोई भी एक फ्रेम छोड़ देता है, ताकि आपकी गेम रियल टाइम, मतलब जिस चीज़ की आवाज़ आ रही है वही वाला फ्रेम लोड हो, ना कि GPU वो पिछला जो सा उसने फ्रेम छोड़ दिया अगर उसको लोड करने बैठ जाएगा तो गेम आपकी एक फ्रेम पीछे चले जाती है। ये इस तरह से है। तो गेमिंग सीरीज़ के कार्ड इसी तरह से होते हैं, ये इनका आर्किटेक्चर इस तरह का बेस है कि यार ये दरमियान में से फ्रेम को छोड़ दें और गेम आपको रियल टाइम में दिखा सके। ये है गेमिंग सीरीज़ का कार्ड। और अब चलते हैं क्वाड्रो सीरीज़ के कार्ड पे। तो क्वाड्रो सीरीज़ का कार्ड है वीडियो एडिटिंग के लिए, रनिंग के लिए, उस और 3D एनिमेशन वगैरह के लिए चलता है। तो क्वाड्रो सीरीज़ का जो सा कार्ड है ना, वो सिर्फ वो बात की जाए उसका काम है वही पिक्सल बाय पिक्सल पूरा एडिट करके चलना, उसने दरम्यान में से ये नहीं करना कि फ्रेम छोड़ देना है। तो जब आप क्वाड्रो सीरीज़ के कार्ड पे सेम गेम प्ले करते हैं, लेट्स से कि आपके पास ये क्वाड्रो सीरीज़ का कार्ड था, एक गेमिंग सीरीज़ का कार्ड था, जिसने क्या किया, एक बाय एक फ्रेम छोड़ के आपके 30 फ्रेम पूरे कर दिए। यही अगर आप क्वाड्रो सीरीज़ के कार्ड पे क्या करें तो क्वाड्रो ने क्या करना है, उसने पहले 30 को पूरा करना है और फिर अगले 30 को अगले मिनट में लोड करना है। वो लेट लोड करेगा, वो रियल टाइम नहीं करेगा, क्योंकि रियल टाइम की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो एंड रिज़ल्ट चाहिए एडिटिंग में, फाइनल रिज़ल्ट चाहिए ना, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और क्वाड्रो सीरीज़ के कार्ड उनसे हैं वो एज़ कम्पेयर टू NVIDIA GeForce सेम GPU होने के बाद भी थोड़े लोअर क्लॉक पे किए गए होते हैं, मतलब इनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा डाउन किया होता है। मतलब ये अगर आपके क्वाड्रो सीरीज़ के कार्ड की कैपेसिटी है ना, तो उन्होंने NVIDIA ने क्या करना है, थोड़ा सा डाउन रख देना है इसे। जबकि अगर यही कार्ड आपका GeForce में है ना, तो GeForce में आपको इतनी की इतनी पावर दी जा रही है। क्वाड्रो सीरीज़ में डाउन क्यों की जाती है, ताकि आपको परफॉर्मेंस स्टेबल दी जा सके, ताकि परफॉर्मेंस में आपको जंप्स ना नज़र आएँ। जबकि गेमिंग सीरीज़ के कार्ड में क्या होता है कि आपको गेम मैक्सिमम चीज़ पे चाहिए होती है, तो उसके अंदर आपको मैक्स और परफॉर्मेंस मिल रहती है। और कार्ड के सूटेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो जैसे आपको साफ नज़र आ रहा है कि गेमिंग सीरीज़ का जो सा कार्ड है ना, जैसे इस वाली मशीन में इस वक्त मेरे पास बल्कि है गेमिंग सीरीज़ का कार्ड, मैं इसका आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। ये आप देखें, इसके अंदर लगा हुआ है NVIDIA GeForce। मैंने क्या कहा था, GeForce के स्पेलिंग आएंगे, और GeForce में MX सीरीज़ भी है, GTX सीरीज़ भी है, RTX सीरीज़ भी है। तो ये GTX सीरीज़ का कार्ड है, 1650 Ti लगा हुआ है। ये गेमिंग सीरीज़ का कार्ड है, इस मशीन में गेमिंग सीरीज़ का कार्ड लगा हुआ। क्वाड्रो सीरीज़ वाले कार्ड वाली मशीन वैसे मोटी भी होती हैं ज़्यादा, वो स्लिम में नहीं आती, ठीक है। तो अब ये जो से कार्ड हैं ये अलग-अलग टाइप डिफ़ाइन हो गई है, दोनों का काम अपनी अपनी जगह, और आप एक काम से दूसरा काम नहीं ले सकते हैं। तो जो सा आपका काम है ना, आपने उस हिसाब से कार्ड का डिसीजन ज़रूर लेना है। अब अगर आपका काम एडिटिंग का काम है, आप कहते हैं साथ में मैंने हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, तो आप गेमिंग सीरीज़ का कार्ड ले लेंगे तो आपका एडिटिंग सफ़र करने वाली है। और यही अगर आप गेमिंग सीरीज़ का कार्ड लेते हैं, मतलब एडिटिंग सफ़र करना है, एडिटिंग वाला कार्ड ले लेते हैं और काम आपका गेमिंग का था, आपको नहीं आइडिया था, यार किसी ने आपको कहा यार 4GB कार्ड लगा हुआ है, NVIDIA क्वाड्रो लगा हुआ है, ठीक है, 4GB NVIDIA कार्ड, दुकानदार तो ऐसे ही बताता ना कि 4GB का NVIDIA कार्ड लगा हुआ है, उसने ये तो नहीं बताना GTX GeForce है या फिर गेमिंग सीरीज़ का कार्ड है, तो उसने तो कहना 4GB का कार्ड लगा। अब 4GB कार्ड आपने सोचा कि यार मैं इस पर बैठ के करूँगा गेमिंग, और वो कार्ड निकला है क्वाड्रो सीरीज़ का, तो आपकी गेमिंग बहुत बुरे तरीके से सफ़र करने वाली है। तो इसी वजह से कार्ड की सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसी तरह से AMD में भी जिनसे हैं वो कार्ड आते हैं, जैसे गेमिंग सीरीज़ है वो Radeon R7 और ये सारे गेमिंग कार्ड आ जाते हैं,
और जिस कार्ड में आपको W या WX लिखा आ जाए वो वर्क स्टेशन सीरीज़ के कार्ड हैं, वो रेंडरिंग सीरीज़ के कार्ड हैं AMD की तरफ से। मतलब ऐसे कार्ड उनसे रेंडरिंग पर्पज़ के लिए हैं AMD के। उसमें आपको WX सीरीज़ या W सीरीज़ नज़र आ रही होगी कार्ड के नाम में, तो वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेंडरिंग वाला बाकी सारे गेमिंग सीरीज़ में फॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्ड वाली साइज़। अब आपने कार्ड अपने काम के लिहाज से देखना है। अब कार्ड का डिसीजन कैसे लेना है? लेट्स से कि आपका बेसिक एडिटिंग का काम है ना, मतलब वीडियो एडिटिंग का काम है, तो मैंने आपको बताया था कि आप i5 बगैर कार्ड के कर सकते हैं। हल्का फुल्का कार्ड लेना चाहेंगे तो आप इसमें 2 GB कार्ड वाली कोई मशीन ले लेंगे, क्वाड सीरीज़ में आपका काम ईजिली हो जाएगा। आपका थोड़ा पावरफुल काम है, लेट्स से कि आप वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहते हैं डेली बेसिस पे, जिसमें आपने इफ़ेक्ट्स वगैरह भी लगाने हैं, ट्रांजिशंस लगानी है, ये वो वाला नहीं, मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि खाली टेक्स्ट और लोगो लगाने हैं, क्लिप्स को ज्वाइन करना, वो वाला काम नहीं। जिसमें आपने क्लिप्स ज्वाइन किया है तो क्लिप के दरमियान में कोई आपने वो लगाया है, इफ़ेक्ट लगाया कि इस तरह से ये अगले क्लिप में शिफ्ट हो, मतलब इस तरह की प्रॉपर एडिटिंग या कलर ग्रेडिंग वगैरह करनी है, तो आपको 4 GB कार्ड वाली लैपटॉप मिनिमम, वो भी क्वाड्रो सीरीज़ में चाहिए होगी। ठीक है, इसी तरह से और पावरफुल कार्ड की बात कर ली जाए तो आपका अगर 3D एनिमेशन का काम है, सिनेमा 4D जैसा सॉफ्टवेयर आप चलाते हैं, ब्लेंडर चलाते हैं, ठीक है, या फिर आफ्टर इफेक्ट्स जैसा सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो तो आपका 4 GB पे चल रहा था ना, आफ्टर इफेक्ट्स जैसा आपका अगर आपका सॉफ्टवेयर है तो फिर आपको 6 GB या 8 GB कार्ड लैपटॉप में प्रेफर करना चाहिए। आफ्टर इफेक्ट्स वैसे 4 GB पे भी काम हो जाता है, लेकिन 6 GB या 8 GB आपके लिए जिसे कहते हैं ना प्रेफर्ड कार्ड है, मतलब इतना आपको लेना चाहिए। अब गेमिंग सीरीज़ की बात हो तो गेमर्स ने तो अपनी गेम को सर्च करना और वो अपनी रिक्वायरमेंट ईजिली देख सकते हैं। हर गेम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, आपने अपनी गेम सर्च करनी कि यार मैंने ये गेम प्ले करनी है, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। तो ये कार्ड इस तरह से ये भी आपका काम इजीली हो जाएगा। ये मैंने आपको इसके कार्ड पे भी ना जिसे कहते हैं बेसिक हाउ नाउ दे दिए, बाकी आप इस पर और डिटेल में भी सर्च कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने वीडियो के जिसे कहते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। या लैपटॉप कौन सा है, वो कौन सा डिसाइड करना है, मतलब लैपटॉप डिसाइड करने पे मैंने बता दिया लैपटॉप पे चेक कैसे करना है। तो लैपटॉप की टेस्टिंग पे हम एक वीडियो बना देते हैं। तो लैपटॉप टेस्ट करने में हमने सबसे पहले जो चीज़ टेस्ट करनी होती है ना, वो इसका कीबोर्ड होता है। बेसिक टेस्टिंग ईजिली, मतलब ये हमारे पास लैपटॉप है, मैं इस पर ये गूगल क्रोम ओपन कर देता हूँ और गूगल क्रोम पे ये आप वेबसाइट नोट कर लें, ये आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। NKeyTestRU ये वेबसाइट है, आपको क्लियर नज़र आ जाएगी। NKeyTestRU है ये, इस वेबसाइट का फ़ायदा चेक करें। विंडोज़ और मैक हो दोनों पे आप इस पर कीबोर्ड इजीली टेस्ट कर सकते हैं, और मैं जो सा बटन प्रेस करूँगा वो इस पर मुझे शो हो जाता है कि सारे बटन्स चल रहे हैं। अगर कोई बटन आपने कीबोर्ड पे लगा, क्लिक किया, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो यार इसका मतलब है कि वो बटन ख़राब है, क्योंकि कीबोर्ड ऐसी चीज़ है जो हर दुकानदार ऑन स्पॉट वारंटी देता है। बाकी फिर इस वेबसाइट पे आप देखें ट्रैक पैड का राइट क्लिक और लेफ़्ट क्लिक आप वैसे चेक कर सकते हैं, दोनों नीचे वो भी शो हो जाते हैं। और बाकी ट्रैक पैड को तो आप वैसे फ़िज़िकली चला कर टेस्ट कर लेना, मतलब ये ऐसे आपने पूरे ट्रैक पैड पे ये फिंगर स्वाइप करनी है, देखना सामने कर्सर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये इजीली आप ट्रैक पैड पूरा चला कर टेस्ट कर सकते हैं। तो ट्रैक पैड आपने तसल्ली से टेस्ट करना है। कीबोर्ड और ट्रैक पैड टेस्ट कर लिया, इसके बाद सेकंड टेस्ट पे चलते हैं। हमारा ये है आइजो मॉनिटर टेस्ट, ये भी वेबसाइट आप याद कर लें, eizo.be/monitor test। ये वेबसाइट पे आप चले जाएंगे तो ये आइजो मॉनिटर टेस्ट है। आइजो मॉनिटर टेस्ट पे जाके आप इसका टेस्ट अगर स्टार्ट कर देंगे तो ये हमें डिफरेंट टेस्ट पैटर्न देगा, जिसमें से ज़रूरी हमारे लिए है ब्लैक कलर ज़रूर चेक कर लें, ये ज़रूरी है हर लैपटॉप पे, और वाइट कलर चेक कर लें, या फिर 1-2 कलर और हैं। इन सारे कलर्स पे डिफरेंट कलर्स पे आप चेक कर लें। स्क्रीन में कोई दाग धब्बा कुछ भी निशान वगैरह नज़र आ रहा है ना, तो वो चीज़ आपने देख लेनी है, और कि स्क्रीन में कोई मसला वगैरह तो नहीं है, ये इजीली टेस्ट हो जाता है। जब आपने स्क्रीन टेस्ट कर ली है ना, इसके बाद बेसिक टेस्टिंग रहती है। अगर आपका लैपटॉप टच है तो आप टच चेक कर सकते हैं। टच चेक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप ये चेक करें कि मैं ये मेरे पास कोई भी एक आइकॉन है, मैंने इसको होल्ड किया है फिंगर से, और मैं इसको पूरी स्क्रीन के चारों किनारों पे पूरा ड्रैग करूँगा, तो ये स्क्रीन ओके है। लेकिन फिर भी इनकेस अगर आप सेंटर से चेक करना चाहें तो इस तरह आप स्वाइप करके टेस्ट कर सकते हैं, और बाद में आइकन को जहाँ मर्जी छोड़ दें। तो ये इसी तरह स्क्रीन टेस्ट हो जाती है। अब स्क्रीन टेस्ट हो चुकी है, कीबोर्ड टेस्ट हो चुका है, ट्रैक पैड टेस्ट हो चुका है। बाकी फिर जिसे कह लें कि हमारा स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं। तो स्पीकर टेस्ट करने के लिए ऑफकोर्स यूट्यूब पे कुछ प्ले करके चेक करना पड़ेगा। स्पीकर आपने चेक कर लेना कि दोनों स्पीकर से आवाज़ आ रही है और स्पीकर की आवाज़ फटी हुई तो नहीं आ रही, ये चीज़ ज़रूरी चेक करनी है। तो आप स्पीकर चेक कर सकते हैं, और वो यूट्यूब पे चेक करेंगे। ऑफकोर्स कॉपीराइट की वजह से मैं इसमें कुछ प्ले नहीं करने वाला, ठीक है। तो स्पीकर चेक करने के बाद ईजी वे है, आप इसका कैमरा टेस्ट कर लें। कैमरा टेस्ट
कैमरा ऐप आप सर्च बार में टाइप करेंगे आपको कैमरा इजीली मिल जाता है सर्च करने के लिए। तो ये इसका कैमरा जो सा है वो टेस्ट हो जाता है। कैमरे में ही आप अगर वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे ना, ये इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे तो माइक वगैरह टेस्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं हम बैटरी टेस्टिंग की तरफ। उसके लिए हमने CMD कमांड प्रोम्प्ट में जाना है। ये कमांड प्रोम्प्ट आपने ओपन करना है। मैंने पहले से कमांड रन की हुई, तो मैं सीधा नीचे से कमांड प्रोम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। देखें ये कमांड आपने टाइप करनी है, एग्जैक्ट स्पेलिंग पावर CFG/बैटरी रिपोर्ट। जब ये आपने रिपोर्ट कर टाइप कर ली तो एंटर कर देना है। तो आपको C पाथ में ये लोकेशन आ जाएगी, C में यूज़र्स लैपटॉप वाला और /बैटरी रिपोर्ट। तो ये आप जाकर इधर से ओपन कर सकते हैं, मतलब C में जाना है, ये C ड्राइव में, इसमें यूज़र्स में जाना है, इसमें लैपटॉप वाला जो सा यूज़र है उस पर जाना है, और उसके बाद ये हमारी बैटरी रिपोर्ट आ गई है और इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे तो ये हमारी बैटरी रिपोर्ट आ गई। तो ये हमारे पास आपके सामने बैटरी का रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस लैपटॉप में एक बैटरी है, बैटरी 1 लिखा रहा है, बैटरी 2 हो तो साथ में बैटरी 2 यहाँ पे इसके सामने लिखी आ जाती है। और आप इसके देख सकते हैं कि कंपनी ने जो बैटरी डिज़ाइन की है वो 84 वाट आवर की बैटरी डिज़ाइन की है, मिली वाट आवर कह लें या 84 स्टैंडर्ड कह लें। और जो बाकी रिमेनिंग कैपेसिटी रहेगी है वो 72 है। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 85-86% बैटरी बन जाती है अगर आप इन दोनों की परसेंटेज निकालें। तो ये इसकी 85% हेल्थ अभी बाकी है। लेकिन लैपटॉप में जो सी है, जिसे कहते हैं ना 70% बैटरी जो सी है वो अच्छी कंसिडर की जाती है। और ये हर लैपटॉप के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे लैपटॉप भी हैं जिनकी 50% हेल्थ वाली बैटरी भी 2.5-3 घंटे बैकअप दे रही होती है। तो ये मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। लेकिन अगर आपके पास यही जो है लैपटॉप की जनरेशन जिसे कहेंगे थोड़ी सी पुरानी है, सेल वाली बैटरी आ जाती है, तो उसमें 100 हेल्थ वाली बैटरी भी 1.5 घंटा बैटरी बैकअप दे के ख़त्म हो जाती है। तो इस परसेंटेज का बैटरी बैकअप से कोई लेना देना नहीं है, मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। लेकिन अगर ये परसेंटेज अच्छी हो तो बेहतर है। 50% हेल्थ वाली बैटरी को आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं बगैर किसी इशू के। मतलब अगर डब्बा बैग कंपनी ने लॉन्च किया था, उसका बैटरी बैकअप जो था वो 5 घंटे था, तो 50% बैटरी की वजह से उसका बैटरी बैकअप जो है वो 2.5 घंटे तक आपको इजीली उसमें से भी मिल जाता है, जो कि यूज़ में एक अच्छा बैकअप कंसिडर किया जाता है। लेकिन 50 से नीचे वाली बैटरी को आपने अवॉइड करना है। 50 एटलीस्ट मिनिमम आप डिमांड करें, तो 50% आप बैटरी की हेल्थ मिनिमम करें, बाकी जितनी अच्छी हो उतनी बेहतर है। तो ये आप इस तरह से इसकी बैटरी टेस्ट कर सकते हैं। अब बैटरी टेस्ट होगी है तो बाकी USB पोर्ट्स वगैरह रहेगी और वही फिजिकल वारंटी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हर दुकानदार की अपनी वारंटी होती है, लेकिन ये चीज़ें आपने देखनी है। और हाँ, मैंने बताया था कि मैं लास्ट पे आपको जो सा है ये भी चेक करना बताऊँगा कि स्पेक्स कैसे चेक करनी है, क्योंकि स्पेक टेस्ट करने का बड़ा ईजी सा तरीका है। अगर Windows 7 वाला लैपटॉप है तो फिर आपने यही फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है, जिसमें आपको सारी फाइल शो होती हैं। यहाँ पे दिस PC लिखा आ रहा है, लेकिन वहाँ पे माई कंप्यूटर लिखा आता है Windows 7 पे। तो आपने क्या करना है कि Windows 7 पे ये इस पे आना है, आपने इसको राइट क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं दिस PC को मैंने राइट क्लिक, मतलब यहाँ पे माई कंप्यूटर उनका लिखा है, राइट क्लिक करके मैं इसकी लास्ट पे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ खोलेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसर आ जाएगा। ऑफकोर्स Windows 7 का पेज डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेसर यही लिखा होगा और आगे इसी तरह से उसका प्रोसेसर लिखा आएगा। आप प्रोसेसर और उसकी जनरेशन इजीली चेक कर सकते हैं। और रैम भी Windows 7 में इसी जगह पे शो हो जाती है, जैसे इस लैपटॉप में 32 GB रैम है। लेकिन अगर आपके पास Windows 8 या उससे ऑनवर्ड वाला कोई लैपटॉप है तो उसका बड़ा ईजी तरीका है, ज़्यादा ईजी तरीका है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का आप शॉर्टकट क्लिक करें, टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। टास्क मैनेजर में बाय डिफ़ॉल्ट जो सा पेज है वो आपको ये ओपन होगा। इसमें ये देखेंगे नीचे परफॉर्मेंस लिखा आ रहा है, मैं परफॉर्मेंस, और Windows 10 में ये परफॉर्मेंस यहाँ पे ऊपर लिखा आएगा, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसी में आप देखें CPU शो हो रहा है हमारा सबसे ऊपर CPU, और इसके अलावा ये देखें इसमें ये कोर्स थ्रेड्स और जिसे कह लें कि हमारे कैशे शो हो रही है। इसी तरह से सेकंड हमारी मेमोरी में आप देखें 32 GB की रैम शो कर रहा है। 1 मिनट, मेमोरी में आप देखें 32 GB की रैम शो कर रहा है। और इसी में नीचे डिस्क 0 लिखा रहा है। डिस्क 0 पे देखें SSD बर्ड लिखा रहा है, लेकिन विंडो को पुराना वर्जन हो तो अक्सर नहीं भी लिखा था। अब यहाँ से इस SSD का मॉडल चेक कर सकते हैं, यहाँ से इस SSD की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। जैसे ये 512 इसका मॉडल के नाम में आ रहा है, ये 512 GB है, लेकिन जो अवेलेबल स्टोरेज है वो 477 GB अवेलेबल है। और टाइप नीचे लिखा आ रहा है SSD। इसी तरह से अगर यहाँ पर डिस्क 0 के साथ डिस्क 1 या डिस्क 2 लिखाएगा, मतलब और एडिशनल स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं। वाईफाई को हम स्किप करते हैं। बाकी ये है GPU 0। GPU 0 इंटेल का GPU है, जिसके कह लें बेसिक GPU, सीधा सीधा कह लें खूब खाते GPU।
मतलब इसका कोई खाता नहीं होता, ये 128 MB का होता है, ये शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है, ये कोई ज़्यादा पावर पैक नहीं करता है, ये उतना ही पावर पैक करता है जितना आप नॉर्मल डिस्प्ले डे टू डे मूवी शूवी देखने के लिए इस्तेमाल कर लें, वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट या किसी ऐप को लॉन्च कर लें, तो उसमें जो सा उसने इंटरफेस दिखाना है ये उतने के लिए काफ़ी है, रेंडर नहीं करता भाई, ठीक है। तो ये GPU इतना बेसिक है। बाकी नेक्स्ट चल रहे हैं, तो अगर GPU 0 के साथ GPU 1 लिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप में डेडिकेटेड GPU डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड को मैंने पहले बता दिया, मॉडल चेक करना, मॉडल आप देख सकते हैं इजीली। और यहाँ पे इसकी डेडिकेटेड GPU मेमोरी जो सी है वो सामने लिखी आ रही है, 4 GB है, तो 4 GB का कार्ड है। यहाँ से आप इसका GPU भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो चीज़ें हो गई हैं चेक। बाकी प्रोसेसर पे कंपैरिजन करने पे, प्रोसेसर के कंपैरिजन करने पे उस पर हम एक डिटेल में अलग से वीडियो बना लेंगे, क्योंकि प्रोसेसर की जनरेशन तो मैंने आपको चेक करना बता दी है। 2 सेम प्रोसेसर का कंपैरिजन या फिर डिफरेंट प्रोसेसर का कंपैरिजन करना आपको बता देंगे। और बाकी कोर, थ्रेड्स और कैशे को जो से हैं हम एक अलग वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को क्लोज़ करते हैं। अब आप में से जोन से भाई इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद ज़िंदा बच गए हैं, तो उनको लिए यार थम्स अप है हमारी तरफ से कि आपने पूरी वीडियो देख ली है। इसके बाद आप कोई भी लैपटॉप आप कहीं से भी लें, इवन आप PC वगैरह को भी ट्राई कर सकते हैं कि आप जहाँ मर्जी से लें, आप इन चीज़ों को इजीली टेस्ट कर पाएंगे कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं है, क्या चीज़ मुझे कोई गलत तो नहीं दे रहा है, जनरेशन गलत बता के गलत नहीं दे पाएगा। इसके बाद आपको कोई हार्ड रैम आपको खुद चेक करना मैंने आपको बता दी है। और इसी तरह से आपको इन टेक्नोलॉजी का बता दिया कि कोई आपको ये ना कहे यार ये वाला लैपटॉप जो सा है ये 4 GB और 500 GB के साथ है तो ये महंगा है, 4 GB 128 GB सस्ता। भाई 128 SSD होती है और 500 GB ज़्यादातर हार्ड ड्राइव में होती है। तो हार्ड ड्राइव स्लो टेक्नोलॉजी और मैंने प्राइसिंग आपको बताई है, फ़र्क है, तो सस्ती मिल जाती है। तो इस तरह का भी आपके साथ चक्कर नहीं होना, ज़्यादा स्टोरेज की तरफ नहीं जाएंगे, आप अच्छी चीज़ की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारी वीडियो आपने पूरी देख ली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए हम इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी अल्लाह हाफ़िज़ के बाद दोबारा वापस आ गए, क्योंकि एक बड़ी ज़रूरी चीज़ रह गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना और थम्स अप का बटन क्लिक कर देना यार, ये चीज़ें ज़रूरी है, अप्रिशिएशन है इतनी लंबी वीडियो के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, इंशाल्लाह और कंटेंट लेके दोबारा आएंगे।